नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे आईएएस कैडर रूल्स अमेंडमेंट्स से संबंधित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे RN काउ से संबंधित। ये रा के पहले चीफ थे, इन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नींव रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। 23 जनवरी को उनकी 125वीं एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यूपीएससी ने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद देखो एक कोट है लियो टोल्स्टॉय का, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। फिलोसफिकल कोट है, आप ट्राई कीजिए। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो शुरू में ना एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखिए, उसके बाद एसे के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। मतलब अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है 150 वर्ड्स में। एज्यूम कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है एथिक्स में और आपको 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए ना, तो सोच के देखिए कि एथिक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो क्या लिखोगे। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आईएएस कैडर रूल्स अमेंडमेंट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। रूल नंबर 6 सेक्शन नंबर 1 ऑफ आईएएस कैडर रूल्स 1954। ये जो रूल्स है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन के साथ डील करते हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर है एक्स, वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ अभी काम कर रहा है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे जा सकता है, किसी दूसरे स्टेट में डेपुटेशन पे जा सकता है, इवन किसी पीएसयू में भी डेपुटेशन पे जा सकता है। लेकिन हर केस में स्टेट गवर्नमेंट की, जिस स्टेट गवर्नमेंट के लिए अभी वो काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हरियाणा गवर्नमेंट के लिए एक्स ऑफिसर काम कर रहा है, तो उसे हरियाणा गवर्नमेंट की सहमति लेना, कॉन्करेंस लेना जरूरी है। सहमति लेने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में और इवन पीएसयू में डेपुटेशन पे जा सकता है। डेपुटेशन वर्ड का मतलब अगर समझने में दिक्कत हो तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। जब कोई ऑफिसर अपने पेरेंट कैडर को छोड़ के किसी दूसरे कैडर में काम करने के लिए जाता है निश्चित समय के लिए, तो उसे कहा जाता है डेपुटेशन। समझ गए? जैसे हरियाणा कैडर में कोई ऑफिसर था, वो अपने पेरेंट कैडर को छोड़ के निश्चित समय के लिए, फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में गया काम करने के लिए, या फिर पंजाब गवर्नमेंट में गया, या फिर यूपी गवर्नमेंट में गया, या फिर किसी पीएसयू में गया, तो वो हुआ डेपुटेशन। और ज़्यादा सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे अभी देखो मैं ओनली आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ। मान लीजिए मेरा पेरेंट कैडर ओनली आईएएस है, इसको छोड़ के जो एक और ओनली आईएएस का सिस्टर चैनल है ओनली पीसीएस, यहाँ पे जाके मैं पढ़ाने लगूँ 1 साल के लिए, तो मतलब मेरी डेपुटेशन हो गई ओनली पीसीएस में। समझ गए? तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट, वो पेरेंट कैडर जहां पे ऑफिसर काम कर रहा है, उस स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लेना जरूरी है। लेकिन बाद में एक और चीज भी है, लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच इस इशू को लेके, यानी आईएएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन को लेके, तो फिर मैटर डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये रूल्स आए थे 1954 में। अभी तक देखो इन रूल्स ने ठीक ठाक काम किया है। आमतौर पर टकराव नहीं देखने को मिलता है डेपुटेशन को लेके सेंटर और स्टेट्स के बीच, लेकिन जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, तब टकराव देखने को मिलता है। आमतौर पे ऐसा होता है, हेल्दी कन्वेंशन डेवलप्ड है, सेंटर स्टेट्स के साथ कंसल्ट करता है, और 1 साल में जो ऑफिसर्स अपनी इच्छा जाहिर करते हैं डेपुटेशन पर जाने के लिए सेंटर में, तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी लिस्ट बनाती है। जैसे हरियाणा कैडर में जितने ऑफिसर हैं ना, फॉर एग्जांपल 5 ऑफिसर ने सेंटर में डेपुटेशन पर जाने के लिए इच्छा जाहिर की है, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और वो लिस्ट दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उस लिस्ट में से कुछ ऑफिसर्स का चुनाव कर सकती है, लेकिन किसी भी ऑफिसर को उसकी मर्जी के बिना सेंट्रल डेपुटेशन पे नहीं भेजा जाता है। समझ गए? जो ऑफिसर्स इच्छा जाहिर करते हैं ना कि हमारी इच्छा है सीबीआई में काम करने की, ईडी में काम करने की, या फिर होम मिनिस्ट्री में काम करने की, तो फिर उन्हीं ऑफिसर्स की लिस्ट दी जाती है सेंटर को कि भैया इन्होंने इच्छा जाहिर की है, आप इनमें से चूज कर लीजिए अपने आप से। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट उन ऑफिसर्स लिस्ट में से कुछ ऑफिसर्स का चुनाव कर लेती है ना,
तो फिर उनको जल्दी से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीव भी कर दिया जाता है कि जाओ भैया, आपने इच्छा जाहिर की थी, आपको चूज कर लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हम आपको रिलीव करते हैं, चले जाइए। बट दिक्कत तभी आती है जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी तो देखो यादाश्त भी तेज है, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब वेस्ट बंगाल की यात्रा पर गए थे ना, तो उनकी कार पर पत्थर मारे गए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उनको गुस्सा आ गया था। उन्होंने उन ऑफिसर्स को समन किया जिनकी ड्यूटी थी जेपी नड्डा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। उन्होंने उन्हें पनिश करने के लिए सेंटर में डेपुटेशन पर बुलाया, ताकि उनको यहाँ पे डेपुटेशन पर बुला के उनको और ज़्यादा पनिश किया जा सके। लेकिन वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया, नहीं, हम इन ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर नहीं भेजेंगे। तो जो कन्वेंशन होती है आमतौर पर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर इच्छा जाहिर करते हैं हमें जाना है डेपुटेशन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट उस लिस्ट में से चूज कर लेती है और स्टेट गवर्नमेंट उनको जल्दी से रिलीव कर लेती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, उन आईपीएस ऑफिसर्स को पनिश करने के लिए जो जेपी नड्डा की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे बुलाया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें रिलीव नहीं किया। यानी जो कन्वेंशन, जो परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी, वो टूट गई। मतलब ये एक केस नहीं है, और भी केस हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग को अटेंड नहीं किया था ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी से चिढ़ गई। उनको सबक सिखाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको डेपुटेशन पे बुला लिया, और जबकि देखो उनकी रिटायरमेंट को सिर्फ एक दिन बाकी था। जब किसी की रिटायरमेंट का एक दिन बाकी हो तो उस ऑफिसर को डेपुटेशन पे बुलाने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता ना। गलती देखो स्टेट गवर्नमेंट की भी थी। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की जो मीटिंग है वो अटेंड करनी चाहिए थी। लेकिन बात वही है, पॉइंट यही है कि जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो फिर परंपराएं टूटती हैं, देश का जो फेडरलिज्म है उसको चोट पहुंचती है। वही देखने को मिला। आमतौर पे ठीक ठाक ढंग से ये डेपुटेशन वाले रूल्स चल रहे थे, लेकिन 2-3 बार अपवाद देखने को मिला। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन रूल्स में अमेंडमेंट लाना चाहती है। 4 अमेंडमेंट्स मेनली लाना चाहती है, एक एक करके आप इनको देख लीजिए। पहली अमेंडमेंट, अगर देखो सेंटर ने किसी आईएएस ऑफिसर को जो किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसको डेपुटेशन पे बुलाया है और कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर इस आईएएस ऑफिसर को रिलीव कर दीजिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती है कि ये जो ऑफिसर है इस स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है और रिलीव्ड है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को रिलीव करने में आनाकानी करती है, डिले करती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से आदेश जारी कर सकती है उस आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर के रिलीव होने का। ये पहली अमेंडमेंट है। दूसरी अमेंडमेंट, पहले तो देखो ये हुआ करता था कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यानी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स खुद अपनी इच्छा प्रकट करते थे कि हमें सेंटर में जाना है डेपुटेशन पर काम करने के लिए। तो सिर्फ वही ऑफिसर्स जो अपनी इच्छा व्यक्त करते थे ना, उनकी लिस्ट बनती थी। लेकिन अब तो सेंटर ने कहा है हम बताएंगे कि हमें इस स्टेट गवर्नमेंट से कितने ऑफिसर्स डेपुटेशन पर चाहिए। फॉर एग्जांपल सेंटर ने महाराष्ट्र को कह दिया हमें 10 ऑफिसर डेपुटेशन पर चाहिए, तो महाराष्ट्र को 10 ऑफिसर्स के नाम देने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा अमेंडमेंट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में ऑफिसर्स की डेपुटेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो मैटर को डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे भी मैटर को डिसाइड किया जाता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम कुछ भी हो सकता है, 15 दिन, 1 महीना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को इंप्लीमेंट करना होगा। चौथा पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन ऑफिसर्स की आवश्यकता है, अभी पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो ऑफिसर हैं जो अभी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यकता है ये अभी सेंटर के लिए काम करें, तो उस फैसले को जल्द से जल्द स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो ये 4 अमेंडमेंट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है 1954 के रूल्स में। ये जो 1954 के रूल्स थे ना, आईएएस कैडर रूल्स हैं, इनमें 4 अमेंडमेंट्स, ये चारों अमेंडमेंट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है। अच्छा, अब बताइए इन चारों अमेंडमेंट्स के बारे में सुन के आपको क्या लगा?
सही हैं या गलत हैं? मुझे पता है 2-3 पॉइंट्स आपके मन में कौन से आए होंगे। सबसे पहले तो आपके मन में ये आया होगा, यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या दादागिरी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रोब जमाने की। मतलब ये सिंपल भाषा में आपके मन में पॉइंट आया होगा। लिखोगे आपको लैंग्वेज आपकी इस प्रकार से होगी, दिस इज अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है। संविधान में अलग से पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, तभी तो हमारा देश फेडरल कंट्री है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी ना लेती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लेती है संविधान से। तो दोनों अलग अलग अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और संविधान की जो मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। तो ये जो रूल्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट्स से उनसे पावर छीनने के बराबर हैं। एक तो ये पॉइंट आपके मन में आया होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आपने ध्यान से इन चारों पॉइंट्स को सुना है तो एक पॉइंट आपके मन में जरूर आया होगा। पहले तो जो आईएएस ऑफिसर्स इच्छा व्यक्त करते थे सिर्फ उनको सेंटर में डेपुटेशन पर ले जाया जाता था। कोई आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बोलता कि मुझे इच्छा है वहां पे जाने की, तो उन्हीं की लिस्ट तैयार होती। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट्स हो गई तो फिर सेंटर मर्जी चाहे किसी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर को डेपुटेशन पे बुला सकती है, इवन उसकी इच्छा के बिना भी। तो ये तो ऑफिसर्स के साथ भी जाती है ना। कोई ऑफिसर नहीं जाना चाहता सेंटर में काम करने के लिए, फिलहाल वो स्टेट में रह के काम करना चाहता है जहाँ पे उसका एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल पे वो काम करना चाहता है। तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको सेंटर में ले जाया जाएगा। और हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दुश्मनी निकालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी ऑफिसर को बुला ले सेंटर में और उसको कोई ऐसी पोस्टिंग दे दे। वैसे तो देखो ऑफिसर्स को हर प्रकार की पोस्टिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है कुछ पोस्टिंग्स पनिशमेंट पोस्टिंग होती हैं, जो नाम का ऑफिस होता है, करने के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर कोई पर्सन सर्विस ज्वाइन करता है तो ऐसी पोस्ट तो नहीं ज्वाइन करना चाहेगा जिसमें कुछ भी ना हो करने के लिए, इवन आपको सिर्फ ऑफिस भी ना मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना मिले। तो ऐसी पोस्टिंग्स को कह दिया जाता है पनिशमेंट तो ऐसी पोस्टिंग्स दे दी जाती हैं उन ऑफिसर्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे नहीं लगते। और देखो आप थोड़ा और गहराई से सोचिए, अगर इस प्रकार से आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे ले जाया जाएगा उनकी मर्जी के बिना, तो ये भी हो सकता है कि सर्विस की जो शाइन है ना वो ख़त्म हो जाए। मतलब आज के समय में जनता का जो क्रेज है सर्विस के प्रति, इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, हो सकता है वो क्रेज ख़त्म हो जाए कि यार इस सर्विस में जाने के बाद इतना भी मतलब कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सरकार अपने पास बुला लेती है, काम करवाती है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते और करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। फिर तो क्रेज खत्म हो जाएगा ना अगर इस प्रकार से सर्विस को आप डिग्रेड करोगे। और देखो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो ऐसा लग सकता है ना कि इन ऑल इंडिया सर्विस वालों को, यानी आईएएस आईपीएस को तो सेंटर कभी भी डेपुटेशन पे बुला सकता है। तो इससे अच्छा जो पीसीएस के ऑफिसर्स हैं ना, जो स्टेट कैडर के ऑफिसर्स हैं, मतलब जो पीसीएस से चुन के आए हैं, उनकी सर्विसेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, अच्छी पोस्टिंग्स उन्हें ही दी जाए, कम से कम वो लॉयल तो रहेंगे। आईएएस आईपीएस का तो कुछ पता नहीं है कब छोड़ के चले जाएं सेंटर के पास। अब देखो फाइनली आर्टिकल में लास्ट में ये बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो लेटरल एंट्री से भी ऑफिसर्स को बुला सकती है और दूसरे जो सेंट्रल सर्विसेज हैं जैसे आईआरएस है, यहाँ से भी ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे बुला सकती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर फिर भी ऑफिसर्स की कमी है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ऑफिसर्स की कमी क्यों है, क्यों ऑल इंडिया ऑफिसर्स स्टेट कैडर से सेंटर में डेपुटेशन पर आकर काम नहीं करना चाहते बहुत सारे केसेस में। क्योंकि देखो स्टेट कैडर से ऑफिसर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर एंट्री होती है ना अगर जूनियर लेवल पे, तो जूनियर लेवल पे जैसे सेक्रेटरी लेवल पे वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं। और सीनियर लेवल पे जैसे होम सेक्रेटरी कौन बनेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनेगा, सीनियर लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररीनेस होती है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं, होम सेक्रेटरी हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इनका देखो ना सिर्फ एफिशिएंट होना ज़रूरी है बल्कि जो रूलिंग पार्टी में जो आइडियोलॉजी है ना उसके प्रति ये ऑफिसर्स समर्पित भी होने चाहिए। ऐसा मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ जो आपको आंसर्स में नहीं लिखनी है। अब जो भी हमारे होम सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी के भरोसे के लोग हैं। ऐसा नहीं कि
रूलिंग पार्टी की बेइज्जती करवा दें, तो ऐसे ही लोगों को रूलिंग पार्टी चुनती है इन पोस्ट पे जो इनके भरोसे के लोग हों, तभी तो सरकार चेंज होती है, तो सारे ये हायर लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। मान लीजिए बीजेपी चली गई, जैसे कांग्रेस चली गई थी, तो कांग्रेस के समय जो हायर लेवल पे अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे चेंज कर दिए थे बीजेपी ने। क्यों? क्योंकि इनको भरोसे के आदमी चाहिए होते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, सरदार पटेल ने एडवाइस दी थी कि अगर देखो फेडरल सेटअप को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, तो जो भी डिफरेंस एंड डिस्प्यूट्स आते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में वो आएंगे। डिस्प्यूट से इनकार नहीं किया जा सकता। दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट आ सकते हैं, भाई बहन के बीच में, तो फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी आएंगे ही, लेकिन उन डिस्प्यूट्स को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट से सुलझाना ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में भी है, तो इसका पालन होना चाहिए सरदार पटेल की एडवाइस का। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, वो RN काओ के बारे में है, रामेश्वर नाथ काओ। ये देखो रा के यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पहले हेड थे, तो इन्हीं की गाइडेंस में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है हमारे देश की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, इन्होंने नींव रखी थी इस ऑर्गेनाइजेशन की और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया। देखो ये जो RN काओ है ना, ये पहले नेहरू की सुरक्षा में लगे हुए थे, तो इंदिरा गांधी जो नेहरू की बेटी थी, उनको इनके ऊपर विश्वास था, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि उनका इतना जल्दी जो राइज हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल थी कि वो काफ़ी क्लोज थे नेहरू गांधी फैमिली के। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके काम को पूरी तरह से दरकिनार कर दो। इसके बाद उनकी कुछ क्वालिटीज़ का जिक्र किया जाता है आर्टिकल में। उन्होंने देखो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और इंटरनल इंटेलिजेंस के बीच में डिस्टिंक्शन मेंटेन की। ये वो दौर था जब कुछ एक्सपर्ट्स बोला करते थे कि इंटरनल इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के बीच आप फ़र्क मत महसूस करो, क्योंकि कई बार दोनों तरह की इंटेलिजेंस आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे देखो मान लीजिए हमारे देश में ISI का कोई जासूस है, लोकल लेवल पे काम कर रहा है, और पाकिस्तान में उसका हैंडलर है, तो दोनों इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी इंटरनल इंटेलिजेंस भी, दोनों आपस में जुड़ी हुई है ना। तो लेकिन RN काओ इनका ये मानना था, बेशक देखो इंटरनल इंटेलिजेंस एक्सटर्नल इंटेलिजेंस से अलग है, लेकिन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है वो इंटरनली ही तो देखने को मिलता है ना। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आप अलग एजेंसी को सौंपो, और जब बात करें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की, तो उसके लिए ये IB पे डिपेंड करते थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। मतलब इनको आवश्यकता भी पड़ती ना कि डोमेस्टिकली किसी इशू पर रिसर्च होनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ये IB को बोलते थे। ऐसा नहीं कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो डोमेस्टिकली इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दें। तो इसके फायदे ये हुए, एक तो IB को ये नहीं लगता था कि हमारे डोमेन में कोई दूसरी एजेंसी घुस रही है। दूसरा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो देखो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकती थी, उसके ज़्यादा एनर्जी अपनी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस पे वो इन्वेस्ट कर सकती थी। तो इन्होंने इंटरनल इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के बीच डिस्टिंक्शन करी, मतलब दोनों को अलग करके रखा। उनकी दूसरी क्वालिटी थी कि उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की वर्किंग को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग करके रखा। क्योंकि देखो ये नेहरू गांधी फैमिली के करीब थे, तो जब 1975 में इमरजेंसी लगी ना, तो जनता पार्टी को शक था कि इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करवाने में इनका रोल था। मतलब कहीं ना कहीं इमरजेंसी में ये एक्टिव थे, डोमेस्टिक इश्यूज़ में शक था जनता पार्टी को। लेकिन जनता पार्टी की जब सरकार आई ना 1977 में, तो उन्होंने जांच करवाई और ऐसा कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया कि RN काओ ने इमरजेंसी के दौरान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट लिया हो। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जनता पार्टी को। तो रा ऑर्गेनाइजेशन का मोराल तो डाउन हुआ था उस समय, लेकिन रा ने फिर से बाउंस बैक किया और फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर रा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करने लगी। इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आई 1980 में, और जब इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आई ना, तो इनको कैबिनेट सेक्रेटरीट में सीनियर एडवाइजर बनाया गया था। ये देखो 81 से लेकर 84 के बीच में इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरीट में सीनियर एडवाइजर के तौर पे काम किया। तीसरी क्वालिटी इनकी ये थी, ये बड़ी पिक्चर देखने में सक्षम थे। मतलब एक समय में ये बड़ी पिक्चर भी देख लेते थे और छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान भी दे देते थे। जैसे बांग्लादेश को जब लिबरेट करवाया इंडिया ने पाकिस्तान से, तो उस समय एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया और
RN काओ ने भी बहुत बढ़िया ढंग से लीड किया उस समय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को। इसके अलावा 1980s में USA के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की बात हो या फिर सिक्किम का इंडिया में मर्जर की बात हो, हर केस में RN काओ के नेतृत्व में एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। लीडर्स का जो विजन होता था, जैसे इंदिरा गांधी का जो विजन है, उस विजन को ग्राउंड रियलिटी पर उतारने का काम किया RN काओ ने। चौथी क्वालिटी ये है, वो अपने ऑफिसर्स पर भरोसा करते थे। ऑफिसर्स के काम में, मतलब अगर किसी ऑफिसर को मिशन दे दिया तो फिर उसको ऑटोनॉमी दी जाती थी ताकि वो ऑफिसर अपनी स्किल, अपनी इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए उस मिशन को पूरा करे। अगर गाइडेंस की आवश्यकता होती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। कोई भी पर्सन देखो अपने आप से कुछ नहीं होता, टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही आर्टिकल में बोला जाता है, अगर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अच्छा काम किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने यानी RN काओ ने अच्छा काम किया, तो उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो ऑफिसर्स थे ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। ऑफिसर्स पर ट्रस्ट करते थे RN काओ, उनको विपरीत परिस्थिति में सपोर्ट करते थे, तो इसी वजह से ऑफिसर्स ने भी उन पर ट्रस्ट किया। इसके बाद उनकी अगली क्वालिटी का जिक्र किया जाता है, वो देखो सेल्फ प्रोजेक्शन में विश्वास नहीं रखते थे। देखो एक चीज़ मुझे आप बताइए, आप मानते हो या फिर इस बात को नहीं मानते हो, जो जितना अच्छा ऑफिसर होगा वो अपने सेल्फ प्रोजेक्शन में उतना ही कम विश्वास करेगा। बहुत सारे ऑफिसर्स आप आज के समय में देखते हो, छोटा छोटा काम भी करते हैं जो कि उनकी ड्यूटी है, उसको इस प्रकार से सेल्फ प्रोजेक्ट करते हैं जैसे लगता हो कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। अदरवाइज 64 के जो सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं ना, उनके अनुसार एनोनिमिटी सिविल सर्विसेज की एक महत्वपूर्ण वैल्यू है। मतलब आप काम करो अच्छा, लेकिन अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में ना लग जाओ, अज्ञात होकर काम करो। ऐसा मतलब सिविल सर्विसेज की वैल्यू है, ऐसा बोला गया है सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 में। पुराने वाले ऑफिसर्स इनका पालन करते थे अच्छे से, जैसे अजीत डोवल हैं। अजीत डोवल का क्या आपने पर्सनल अकाउंट देखा है कभी? उनका है ही नहीं पर्सनल अकाउंट। और जो पुराने अच्छे बहुत हमारे अच्छे ऑफिसर्स हुए हैं, वो सेल्फ प्रोजेक्शन में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं थे। अब इसे आप देखो, कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए कि ज़माना चेंज हो गया है, आज का एज जो है वो सोशल मीडिया का एज है, गवर्नेंस के काम को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर दूसरे पक्ष से व्यू आएंगे कि जनता के काम को अगर पहुंचाना है तो पर्सनल अकाउंट बनाने के बजाय ऑफिशियल अकाउंट बनाया जा सकता है, जैसे DM इलाहाबाद, DM कानपुर, ऐसे करके। तो आप जिले के काम को बताओ कि प्रशासन ने क्या काम किया है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी ना काम कर रहे हो, आप एक पोस्ट पे हो, वो पोस्ट काम कर रही है। अगर आप नहीं हो इस पोस्ट पे, कोई और होगा, वो भी काम करेगा। तो मतलब जो एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, सर्विस भाव होना चाहिए। आप एहसान नहीं कर रहे हो जनता के लिए काम करने के लिए, आपको जनता के लिए काम करने के लिए ही चुना गया है, ये आपकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि आप जनता के लिए काम कर रहे हो तो आप एहसान कर रहे हो जनता के ऊपर। इसके बाद देखो लास्ट में ये बोला जाता है, आज भी इंडिया काफ़ी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है। जैसे एक तरफ जहाँ चाइना काफ़ी ज़्यादा असर्टिव है, रेडिकलिज्म और टेररिज्म की भी थ्रेट है इंडिया को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा काफ़ी एक्सपेंड हुआ है, तो साइबर अटैक का भी खतरा है। तो हमारे देश की सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को, जिसकी नींव रखी थी RN काओ ने, अपने फाउंडिंग फादर यानी RN काओ की फिलोसफी से, उनके काम करने के कामकाज से, तरीके से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, ताकि आज के समय में इंडिया जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उनको सही ढंग से उनका काउंटर किया जा सके। तो इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है वो देखो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इसमें ना, इस आर्टिकल में सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र किया जाता है। उसके बाद राइटर कहते हैं करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना सेंटर में, BJP, वो भी सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम कर रही है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि राइटर का झुकाव जो है ना वो ज़्यादा रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी की तरफ है। लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज़ क्या थे, इंडिया के लिए विजन क्या था, और कैसे आज के समय में प्रयास हो रहे हैं उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए,
तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। बोस देखो 21वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं। वैसे तो उनके जो विचार हैं, अब जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान व्यक्त किए थे, अब देखो सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कुछ उनके विचार जो हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। जैसे कांग्रेस का जब हरिपुरा में कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी ना 1938 में, तो उन्होंने फ्री इंडिया में विजन क्या होगा वो बताया था। उन्होंने ये बताया था आज़ादी के बाद हमारी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेल्फ डिफेंस, यानी आज़ादी के बाद इंडिया हथियार परचेज करेगा ताकि अपने आप की सुरक्षा कर सके और कोई और देश हमें गुलाम ना बना पाए। तो फिर राइटर बोलते हैं कि आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी भी ज़्यादा डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं, हमारे देश में डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद नेताजी आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन पार्टिसिपेट करें इस फेवर में थे। तो अब तो देखो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो महिलाएं हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लगी हैं। संख्या अभी भी कम है, धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होगी। पिछले साल जो सितंबर में एनडीए का पेपर हुआ था उसमें लड़कियों को अलाउ किया गया था वो पेपर लेने के लिए, उससे पहले उन्हें अलाउड नहीं था। इसके अलावा 1931 में जब उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने कहा ये स्टेट की ड्यूटी बनती है सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अगर स्टेट अपनी इस ड्यूटी में फेल हो जाता है तो फिर उनको मेंटेनेंस देना ये जिम्मेदारी बनती है स्टेट की। तो काफ़ी कुछ उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में था, गरीबी ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर्ज काफ़ी ज़्यादा होता है किसानों के ऊपर उसे एड्रेस करना। फिर राइटर बोलते हैं आज की जो गवर्नमेंट है वो भी यही कर रही है। धीरे धीरे किसानों को 6,000 रुपये एक साल में दिए जाने लगे हैं। स्कीम्स का जिक्र किया जाता है, करंट गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है, ये आप लिख दोगे ना, करंट गवर्नमेंट क्या क्या चला रही है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या फिर पॉवर्टी को दूर करने के लिए। जो भी सरकार की स्कीम्स हैं सोशल सेक्टर में आप लिख दीजिए, और करंट से रिलेट करके लिखोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद राइटर में बोला जाता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बोस देखो इंडिया से फॉरेन डोमिनेंस वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे, चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में हो या फिर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो। तो उसी प्रकार से करंट गवर्नमेंट भी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पे ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि देश जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो। मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, PLI स्कीम, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो। लास्ट पॉइंट, नेताजी ने सिटीजन्स को ये बार बार याद दिलाया कि आप इंडिया की डेस्टिनी में कभी विश्वास मत खोइए। वो इंडिया की जो प्रेस्टीज है ना, प्रतिष्ठा है, उसको वर्ल्ड पे रेज करना चाहते थे। वो कहते थे एक समय आएगा जब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। राइटर लास्ट में बोलते हैं नेताजी की विचारधारा में ना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और इन्हेंसिंग आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना, ये उनकी फिलोसफी के दो मेन पिलर्स थे। तो कुल मिलाकर देखो आइडियाज आपको पता होने चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फिलोसफी के, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे गांधी से उनकी फिलोसफी को मैच किया गया था, तो फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सको। कल को सुभाष चंद्र बोस की कंपेयर किया जा सकता है नेहरू के साथ में, तो आपको आइडियाज़ पते होंगे तभी तो आप ढंग से कंपेयर कर पाओगे ना। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।